किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आपकी डिमांड पर हिंदी बी का यहाँ पे आईसीएम सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं कक्षा 10 का, है ना। और याद रखिए कि सेट 1 आज हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो आज से सेट 1 हम शुरू करवा रहे हैं, तो सेट 5 जाने में 2 या 3 दिन लग सकता है और तब तक आपका सेट सभी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हिंदी बी का सॉल्यूशन जो बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो चलिए मैंने भी सोचा कि उनका भी करवा देना ज़रूरी है। तो चलिए हम करवा देते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग भी देखिए, 5 सेट का करवा लेना, सेट का सोल्यूशन कर लेना इंपॉर्टेंट है। और सभी का पीडीएफ आपको 3-4 दिन लग जाते हैं, ठीक है। पीडीएफ में थोड़ा सा वेट कीजिए, लेकिन मिलेगा, सबको पीडीएफ मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। तो पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा। इससे पहले अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो देखो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिख रहा होगा, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए आप लोग, मैं यही कहूँगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग को जो दिख रहा है उसमें जुड़ जाइए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है, लिंक। तो उस लिंक से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, तो जुड़ जाइए। जो लिंक दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। 40 क्वेश्चन हैं यार, और 1 अंक का सभी क्वेश्चन है तुम लोग का, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन में एक भी गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, हिंदी खंड का में अपठित बोध शुरू हो गया है और दिया है कि निर्देश में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से 5 तक सही विकल्प का चयन करना है। तो देखो आपका क्या पैसेज दिया हुआ है, गद्यांश क्या दिया हुआ है कि सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख करना, उसे समझना, उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। बाह्य सौंदर्य मतलब कि जो जैसा वस्तु देखने में लगता है। बाह्य सौंदर्य सभी चीज़ों का होता है, जो बाहर से जो देखने में, जो कि ऊपर से देखने में जैसा लगता है, उसकी परख करना बहुत ही ज़्यादा सरल है, ठीक है। आपको अभी मैं बोल दूं कि ये दोनों वस्तु में से बड़ा कौन है, तो आप तुरंत बोलेंगे ये ठीक है, अच्छा है। लेकिन वही मैं बात करूं कि छोटा वाला फ़ोन अगर आईफोन है और बड़ा वाला फ़ोन कोई साधारण ब्रांड का है, तो फिर आपको अंदर की आपको पता होगा कि जब अंदर का गुणवत्ता की बात की जाएगा तो ये बेस्ट है। लेकिन अगर बाहर से देखा जाए, किसी बच्चे को पूछा जाए कि कौन सा मोबाइल बड़ा है, तो ये बोलेगा साइड वाला। तो यही बोला जा रहा है कि बाह्य सौंदर्य को परख करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है, ठीक है, तो उसमें रसास्वाद की अनुभूति भी होती है। बोलता है कि अगर रूप भी हो और साथ में चरित्र हो, चरित्र मतलब गुण है ना। जैसे कि मैंने बताया कि छोटे फ़ोन में गुण है कि वो आईफोन है, उसके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, है ना, उसकी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है। तो उससे से आप यहाँ पे मतलब कि आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है पैसेज, कि रूप भी हो और साथ में पैसे मतलब कि चरित्र भी हो, तो उसका रसास्वादन की अनुभूति होती है। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है, एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करता है। बोलता है जो सुंदर वस्तु होती है वो आपके इंद्रियों में आपको पता है क्या क्या आता है, आँख का नाक होता है, ये सारी चीज़ें इंद्रियां होती हैं, है ना। आँख का नाक जो कि आप देख सकते हो, सूंघ सकते हो, समझ सकते हो, वो सारी इंद्रियां हैं। तो सुंदर वस्तु होते हैं जो केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, मतलब आपको देखने में सुंदर लगेगा, आपको सूंघने में सुंदर लगेगा। जैसे कि कुछ बाजार में बनती है मिठाइयाँ जिसमें मक्खियाँ भी लगती है, उसकी भी सुगंध अच्छी होती है, लेकिन उसको खाकर आप बीमार भी हो सकते हो। तो इंद्रियों को संतुष्ट करता है, आपको उधर खींचेगा कि आप मुझे खाइए। लेकिन जो बच्चे खाते हैं फिर तबीयत खराब हो जाता है, चाहे फिर 2 दिन का रखा हुआ जलेबी ही हो जाए, ठीक है। तो खुले में रखा हुआ चीज़ आपको स्मेल देगा, लेकिन भाई कोई बंद बक्सा में रखा हुआ है तो वो गंध नहीं देगा, और आपको बच्चे उसको नहीं बोलेंगे, जब उनका मन करेगा तभी वो खरीदेंगे। लेकिन जो बाहर की रखी हुई ठेले में रखी हुई जो वस्तुएं रहती है, जो सामान्यतः बेची जाती हैं, वो ज़्यादा गंध देती है, बच्चों को ज़्यादा मतलब कि संतुष्ट करती है, उनको लगता है कि यही वाला चीज़ हमको खाना चाहिए। तो वो वही यहाँ पे कहा गया कि एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को ही संतुष्ट करती है। अब आगे देखिए क्या पूछता है कि जबकि मनोहर वस्तु, मनोहर यहाँ पे देखो मन को हरने वाला, मतलब कि जो अंदर से सुंदर होगा, जबकि मनोहर वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। समझ रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे टर्म यूज किया गया है, जबकि मनोहर वस्तु चित्त को भी आनंद करती है, मतलब आपको मन को भी खुश कर देंगी, है ना, आपको सब चीज़ खुश हो जाएगा। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है।
तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसी दृष्टि से जो ऊपर के ये 5-6 लाइन जो कही गई हैं, इसके आधार पर कवि जयदेव हैं, उनका वसंत का जो उन्होंने चित्रण किया है, जो उनके बारे में लिखा है वो सुंदर है, लेकिन बात यह है कि कालिदास का जो प्रकृति वर्णन है वो मनोहर है, मतलब दिल को हर लेगा, आपके मन को हर लेगा। इतनी अच्छी से इन्होंने अच्छे से बताया है कालिदास ने। आगे देखो क्या पूछता है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है, देख लीजिए, क्योंकि उसमें प्रकृति का क्या गया, पूरा चरित्र की प्रधानता दी गई है, ना कि सिर्फ उसकी सुंदरता का बखान किया गया। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि सुंदर शब्द संकीर्ण है। सुंदर शब्द संकीर्ण मतलब छोटा है, सुंदर शब्द संकीर्ण मतलब छोटा है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। तो सुंदर से यहाँ पे मनोहर को बड़ा बताया गया है, इस पैसेज के आधार से मैं बता रहा हूँ। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। क्या बोला जाता है कि साहित्य जब आप लोग पढ़ते हैं तो साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। अब देखो यार, इसके आधार पर क्वेश्चंस आपको रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग क्या करो कि सभी मॉडल 5 तक के सभी सॉल्यूशन हमारे साथ कर लो और उनके नोट्स भी बनाया करो, कोई नोट कॉपी निकाल के। सौंदर्य की परख कैसे की जाती है, तो सौंदर्य की परख आपको मैंने बताया था कि मनोहरता के आधार पर भी की जाती है और इंद्रियों को संतुष्टि के आधार पर भी होनी चाहिए और रूप के आधार पर भी होनी चाहिए। ऊपर आपने देखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है कि अगर जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तो रूप का भी यहाँ पे बखान करना है और चरित्र का भी बखान किया गया कि दोनों हो जाए तो रसास्वादन की अनुभूति होती है। मतलब दोनों के यहाँ पे बताया गया कि अगर दोनों हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए सौंदर्य की परखता में सभी शामिल हो जाएंगे, तो प्रयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालिदास के प्रकृति वर्णन में किसकी प्रधानता है, तो चरित्र की प्रधानता है। देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, कहाँ पे, हाँ देखो चरित्र दे दिया है, तो बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि उन्होंने चरित्र की किया था और जयदेव ने सुंदरता की किया था, आप लोग ऊपर पढ़े भी, अभी मैंने बता ही दिया था। निम्न में से कौन सा कथन कवि जयदेव के बसंत चित्रण के संबंध में सही है, तो क्या सही है, तो थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यह केवल इंद्रियों को संतुष्ट करता है, इसमें चरित्र की प्रधानता है। और क्या लिखा हुआ है कि यह चित्त को आनंदित करता है और इसमें रसास्वादन की अनुभूति है। यहाँ पे जयदेव के वसंत चित्रण के संबंध में सही पूछा गया, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना इसका आंसर। जयदेव जो किए हैं उसमें वसंत चित्रण सुंदर है, वसंत चित्रण सुंदर है, तो सुंदरता की बात की गई है। तो यहाँ पे आपका चरित्र नहीं होगा आंसर, चरित्र का बात किया था कालिदास ने, तो चरित्र की प्रधानता ये वाला आंसर गलत है, ठीक है। इसमें रसास्वादन की अनुभूति होती है, ऐसा कहना गलत है। यह चित्त को आनंदित कर देता है, ये भी कहना गलत है। यह केवल इंद्रियों को संतुष्ट करता है, मेरे हिसाब से सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वसंत चित्रण के संबंध में ऐसा लिखा है कि वो सुंदर है, तो सुंदर चीज़ें आपको सिर्फ इंद्रियों को संतुष्ट करती है। तो थर्ड का ए ऑप्शन सबसे करेक्ट हो जाएगा, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जो आप लोग को थोड़ा सा, आप लोग जो जिनको कॉम्प्रीहेंड करने अच्छा से आता है, जो पैसेज अच्छे से समझ सकते हैं, वही इन सभी का आंसर दे पाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्योंकि थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो कवि जयदेव का वसंत चित्रण सिर्फ सुंदर बताया गया है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है। तो इनका मनोहर था, इनका सिर्फ चित्रण सुंदरता था। सुंदरता आप लोग को अभी मैंने बताया था कि सुंदरता सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सुंदरता सिर्फ इंद्रियों को संतुष्ट करती हैं। तो ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, मतलब पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन जबकि उन्होंने चरित्र का यहाँ पे प्रधानता की बात नहीं की है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जयदेव के हिसाब से यहाँ पे पूछा गया, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर अगला देखो क्या पूछ रहा है कि रसास्वादन, थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा टफ था, उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ नंबर देखो रसास्वादन, खाली जगह रसास्वादन की खाली जगह भी होती है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रसास्वादन की क्या हो गई आती है, तो हो जाएगा आपको 4 का अनुभूति होती है, ठीक है। तो 4 का ये ऑप्शन हो जाएगा, है ना, रसास्वादन की अनुभूति होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अनुभूति होती है, तो ये आपको यहाँ से लिखना था। आगे देखो क्या पूछता है, ठीक है। अभिव्यक्ति देखो, ये सभी शब्द जो हैं वो सारे बहुत ही अच्छे शब्द हैं। अभिव्यक्ति, जब कोई किसी के बारे में अभिव्यक्ति करता है मतलब कि उसके बारे में बताता है, अनुभूति आपको महसूस होता है, ठीक है, और अनुभव होता है जो आपका एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरह के शब्द से आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। हर एक शब्द का प्रयोग अलग अलग मतलब कि सेंटेंस में अलग अलग होता है, अलग अलग शब्द का अगर बात कीजिएगा तो अलग अलग सेंटेंस में, वाक्य में अलग अलग प्रयोग होता है। संतुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, तो संतुष्ट का क्या हो जाएगा, संतुष्ट का यहाँ पे 5वां का सी हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा। इसका विलोम
शब्द मतलब उल्टा शब्द। आगे देखो यहाँ से प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ से पद्यांश दिया हुआ है बच्चों, तो पद्यांश से आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा। क्या करोगे अब समय का जब प्यार नहीं रहा, सर्वसहा पृथ्वी का आधार नहीं रहा, ना वाणी साथ है ना पानी साथ है। आगे देखो इसी से पढ़ लेना है। ना कहीं प्रकाश है स्वच्छ, जब सब कुछ मैला है आसमान, गंदगी बरसाने वाले एक अछोर फैला है, कहीं चले जाओ। ठीक है, अब इस पद्यांश पर कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। विनती नहीं है वायु प्राणपाद आदम कद, आदमी सब जग से गायब है ना। कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है, तो धरती के बारे में उन्होंने क्या कहा है, सर्वसहा कहा है। अभी अपने ऊपर देखा तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आदम कद, आदमी से क्या तात्पर्य है, तो आदम का तात्पर्य क्या है, 7 का आपको ऑप्शन नंबर देखिए, मानवीयता से भरपूर मानव की बात की जा रही है ना। आदम का देखो यहाँ पे प्रयोग किया गया है कि यहाँ पे देखना, यहाँ पे नीचे प्रयोग किया गया है ना कि आदम कद आदमी सब जग से गायब है, मतलब जो मानवीय आदमी है वैसे लोगों की संख्या बहुत कम है, मतलब मानवीयता से भरपूर मतलब आदमियों की संख्या बहुत कम है। यहाँ पे ऊंचे कद की बात नहीं किया गया है। आगे देखो आसमान की तुलना किससे की गई है, तो आसमान की तुलना आप लोग अगर ऊपर पढ़ोगे तो समझ में आ गया, 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गंदगी बरसाने वाले थैले से की गई है। ठीक, ऊपर पढ़ोगे तो समझ में आएगा आसमान की तुलना किससे की गई है। प्राणदान का क्या तात्पर्य है, तो 9 का बी ऑप्शन हो जाएगा, प्राण प्रदान करने वाला, प्राणदान प्राण देने वाला, प्राण प्रदान करने वाला। ठीक है, आगे देखो कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं, है ना, तो कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं, तो 10 का सी होगा, किसी को प्यार करने का समय नहीं है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा पैसेज पढ़ोगे तो यही होगा, क्योंकि मानवीयता वाले मनुष्यों की जो संख्या खत्म हो गई है, गायब हो गए हैं, तो किसी को प्यार करने का समय नहीं है, मानवीय गुण सभी में समाप्त हो रहे हैं। ये कहने का मतलब था पैसेज का। देखो यार खंड खाप का व्याकरण शुरू हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। जो आप लोग को व्याकरण 5 सेट में आएंगे, जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है वो टॉपिक आप लोग को घर में कवर करना है। सभी को व्याकरण का मतलब पढ़ लेना है। अच्छा, मैं एक व्याकरण का किताब अगर कोई बेस्ट बुक होगा तो मैं नीचे मतलब कि लिंक डाल दूंगा, वो लिंक आप अगर वो चाहो तो ऑनलाइन बाय कर सकते हो, ऑनलाइन खरीद सकते हो और उसको भी पढ़ सकते हो एग्जाम से पहले। ठीक है, तो उस अच्छा वाला बुक को मैं देखूंगा तो उसे जरूर नीचे मतलब कि लिंक दे दूंगा। ठीक है, जो मुझे लगेगा कि बेस्ट बुक है। आगे देखो निडर शब्द का किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है, तो याद रखिए उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, तो जैसे कि निडर तो नी जोड़ डर, आप समझो, तो ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, डर प्रत्यय नहीं है लेकिन कुछ चीज़ों में प्रत्यय जो पीछे लगकर उस लगता है किसी भी चीज़ में। आगे देखो यहाँ पे निडर का पूछ रहा है कि उपसर्ग क्या यूज हुआ है, तो यहाँ पे नी यूज हुआ है। कालीम, देखो कालीमा, वो मैं वही कहना चाह रहा था कि नी जो डर, तो यहाँ पे डर तो कोई साधारण सा चीज़ नहीं है, डर का आपको कोई अर्थ निकलता है, नी का कोई अर्थ नहीं निकलता है, जो कि उपसर्ग का काम करता है। इसी तरह से कालीमा, काल जोड़ ईमा, कालीमा, तो यहाँ पे भी देखो ये जो काल का अर्थ है लेकिन नीमा का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो वही मैं करता है कि नी जो डर में डर प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय उसको कहते हैं जिसका कोई वैसा मतलब कि सीधा समझ सकते हैं कि वैसा कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो 12 का ऑप्शन देखो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, ईमा लगा हुआ है। महेश का सही संधि विच्छेद आपको पता होगा, दो वर्णों का आपका विच्छेद होता है, जो कि 2 वर्ण के जुड़ने से संधि होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो महेश में क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महा जोड़ ईस। ठीक है, देखो यार यहाँ पे ए जब कार लगा हुआ रहता है, जब ए कार लगता है आप लोगों को पता होगा, आ जोड़ ई, आ जोड़ ई क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, आ जोड़ ई क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। आकर आ जोड़ ई, ये हो जाएगा ए। ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक है, ए, तो आ जोड़ ई ए, तो ये महा जोड़ ईस महेश। तो ये सारी चीज़ आप लोग को संधि विच्छेद का कंप्लीट कर लेना चाहिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें से किस में विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि भी आ गया है। तो विसर्ग संधि देखो इसमें क्या है, निश्चल में है, तो आपका 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो गिरी जोड़ ईस का संधि करने में कौन सा शब्द बनेगा, तो गिरी जोड़ ईस ग्रीस हो जाता है, तो 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गिरीश। देख लो ये गिरीश लिखना शुद्ध होगा, ये ध्यान से देख लो, ये दोनों तरीके से गिरीश नहीं लिखा है, गिरीश ऐसे लिखाता है, ये भी आपको देखना है, अशुद्ध पकड़ने आना चाहिए, नहीं तो गलत कर दोगे। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। अभी देखो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, संधि आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, संधि इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आ जोड़ ई क्या होता है, आयकर आ जोड़ ई क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग को याद होना चाहिए। गाय जोड़ अक गायका, ये सभी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे, रेखांकित पदबंध का प्रकार है। फिर देखो रेखांकित पदबंध आपको हर सेट में देखने को मिल रहा है, तो पदबंध पढ़ लेना। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे,
है ना। रेखांकित पदबंध का प्रकार है। तो देखो यार पदबंध वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पदबंध वाला आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे हैं। तो फिलहाल में देखो यहाँ पे हमको तो लग रहा है कि इसमें सर्वनाम पदबंध नहीं होगा, क्योंकि सर्वनाम पदबंध नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ पे कर्ता के बदले में यूज नहीं हुआ है वैसा पदबंध, और उस पर जोर नहीं डाला जा रहा है, काम पर बनाया नहीं जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। और क्रिया पदबंध भी नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्रिया विशेषण पदबंध ये एकदम एग्जैक्ट सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से सेंटेंस से हटा भी देते हैं कि अगर क्रिया विशेषण पदबंध देखना है तो इसको सेंटेंस से हटा दीजिए। देखिए अभी भी कुछ मतलब अंतर हो रहा है क्या सेंटेंस में? नहीं। कबूतर परेशानी में फड़फड़ा रहता है, अभी भी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। मतलब कि मूल रचना को अभी भी खंडित नहीं कर रहा है। अगर इसको हम हटा देते तो मूल रचना अपने आप में अभी भी अपने आप को मतलब कि वो बता सकती है कि क्या उनको बताना है सेंटेंस में, तो वो अभी भी सार्थक शब्द है, सार्थक सेंटेंस है, ठीक है। इसके हटने से कोई मूल रचना में खंडन नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? तो ये एक तरह से फड़फड़ाना मतलब क्रिया को विशेषण दे रहा है कि कैसे मतलब कि फड़फड़ा रहे हैं, उसी को वो और भी ज़्यादा क्या कर रहा है, विशेषणा उसका मतलब कि उसको विशेषता दे रहा है उसके क्रिया को। क्रिया विशेषण आपका पदबंध ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 का सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शन आएंगे, आप लोग देखिएगा, पदबंध वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो में इतना ज़्यादा बोलना बहुत ही मुमकिन नहीं है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। धनवान का विलोम शब्द पूछ रहा है तो अकिंचन हो जाएगा, बाकी सभी आपके नहीं होंगे। धनाढ़ तो धनवान को ही बोला जाता है, विलोम मतलब उल्टा। आगे देखो बच्चों क्या पूछ रहा है कि कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखो यार, सुमन का फूल ही मतलब होता है, कुसुम मतलब भी फूल ही होता है, पुष्प मतलब भी फूल ही होता है, तनुजा मतलब फूल नहीं होता। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ से पाठ्य पुस्तक से आपको यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश फिर से दिए हुए हैं और उसको पढ़कर आपको 19 से 23 तक आंसर दे देना है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, ठीक है। कबीरदास क्यों रोते हैं? तो आपको ऑप्शन नंबर 19 का देखो क्या हो जाएगा, संसार की नश्वरता को देखकर, है ना, कि संसार नश्वर है। आगे देखो पूछ रहा है कि साखी में सुखिया व्यक्ति किसे बताया गया है। तो साखी में सुखिया व्यक्ति किसे बताया गया? तो 20 का ऑप्शन नंबर 20 सही है। सोने और खाने में व्यस्त संसार को उन्होंने कहा है साखी में सुखिया, मतलब जो कि अपने दिनचर्या में ही अपने जो मतलब कि जो दिखावा वाला जिंदगी है उसी में सभी व्यस्त हैं, खाने और सोने में जो दिनचर्या उसी में कट रही हैं। आगे देखो कबीरदास के अनुसार संसार के लोग कैसे होते हैं। तो संसार के लोग कैसे होते हैं, 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसारिक सुखों में सभी लीन है, ठीक है। कोई भी मतलब कि आदमी सभी के सभी लगभग सभी संसारिक सुख को ही प्राप्त करने में लगे हुए हैं। जागे से क्या आशा है? तो जागे से आशा क्या है? तो हो जाएगा 22 का सी, ईश्वर को जगाना और ईश्वर के प्रति सजग रहना। तो इसमें देख लो यार, हमको लगता है कि 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईश्वर के प्रति सजग रहना। जागे से आशा यही कि ईश्वर के प्रति सजग रहना, है ना। अब 23 नंबर देखो पूछ रहा है कि प्रस्तुत साखी में किस बात पर बल दिया गया है। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी है, यह संसार भौतिक सुख साधनों के पीछे भागता है। ये बिल्कुल सही है। बाकी यह संसार केवल सुख और समृद्ध व्यक्तियों के पीछे भागता है, ऐसा नहीं है, भौतिक सुख साधनों के पीछे भागता है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो इसका डी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा और ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि चलिए हम इसका अर्थ भी बता देते हैं आप लोग को पद्यांश का, नहीं तो फिर आप लोग सोचेगा पद्यांश का हिंदी क्या होगा, थोड़ा समझ लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। देखिए इसमें कबीर जी कहना क्या चाहते हैं आप समझिए कि यहाँ पे लिखा है सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। इसका मतलब देखो क्या कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूब चुके हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में डूब चुके हैं। क्या अज्ञानता है, चलिए हम बताते हैं अज्ञानता क्या है। और वो अज्ञानता में इस तरह से डूबे हैं कि सुनिए क्या हुआ है, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए, मतलब आगे मृत्यु ही पाना है और उसके पहले अगर जो भी अच्छा काम करना वो काम नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी मृत्यु आदि नाम से अनजान सोए हुए हैं और एकमात्र करीब दुखी है, मतलब सिर्फ कबीर ही है जो कि भगवान के प्रति सजग है। उनको पता है कि क्या करना है, भगवान के प्रति सजग है, बाकी सभी सोए पड़े हुए हैं। आप समझ रहे? तो भगवान के प्रति सिर्फ सजग कौन है? कबीर जी हैं। आगे देखो जो जागते हुए भी रो रहे हैं, कबीर जी क्या है कि जागते हुए भी रो रहे हैं क्योंकि वह ईश्वर को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागे हैं, ठीक है, कि कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जाए। कबीर इसी में जागे हुए, जबकि बाकी मनुष्य इस अज्ञानता में जी रहे हैं और सिर्फ अपने मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए क्या बोलते हैं कि सारा संसार, देखिए सुखिया सब संसार है। आगे फिर क्या उन्होंने कहा कि कबीर को सारा संसार मोहग्रस्त दिखाई दे रहा है। आप समझिए कि क्यों वो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि सभी मोहग्रस्त हैं, है ना। वह मृत्यु की छाया में रहकर भी बेखबर विषय वासनाओं को भोग रहा है, ठीक है। विषय वासनाओं आप समझ रहे हैं कि सभी लोग भोग विलास में ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, यही सुखिया संसार कहा गया है। सुखिया संसार मतलब समझ में आया, जो भोग विलास में ही अपना ध्यान दे रहे हैं, माया जाल में फंसे हुए हैं।
कबीर कहते हैं कि अज्ञान अचेत पड़ा है, कबीर का अज्ञान दूर हो गया, इसमें ईश्वर के प्रेम की प्यास जाग उठी है ना। ईश्वर की प्यास किस में जाग उठी है? कबीर में। ठीक है, कबीर जी का अज्ञान दूर हो चुका, वो अपने आप को अच्छा बता रहे हैं कबीर जी कि हम मेरा अज्ञान दूर हो गया है और ईश्वर की प्रेम की प्यास हम में जाग उठी है। सांसारिकता जो होती है, संसार से जो लेना देना है, इनका मन उससे विरक्त हो गया है और वो दोहरी पीड़ा से गुजर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है दुखिया दास कबीर है, मतलब कबीर जी बहुत दुख में यहाँ से हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, दोहरी पीड़ा से गुजर रहे हैं। पहली पीड़ा उनके पास क्या है कि सुखी जीवों का आत्मामय जो भविष्य है, मुक्त होने का अवसर को व्यर्थ में ही सभी नष्ट कर रहे हैं। मतलब जितने भी संसारी दुनिया के लोग हैं, अपनी जो उसके पास अवसर मिला है कि वो अपने उस अवसर का यूज करे और यातनामय भविष्य जो है, आगे का भविष्य जो है, उसको अभी से मुक्त करके उसको क्या करे, उसके मुक्त करने में उसको मतलब कि अपना समय व्यतीत करे, लेकिन उसमें नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और दूसरी पीड़ा इनको ये है कि भगवान को पाने की लालसा किसमें? कबीर जी में। ठीक है, पा लेने की उनमें बेचैनी है, तो दोहरी व्यथा से वो यहाँ पे पड़े हुए हैं और ईश्वर को पाने की वो जुहार लगा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे देखो मैंने आंसर बताया था कि सी ऑप्शन देखो, यहाँ पे भी जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जागे का अर्थ क्या होता था? जागे का अर्थ ईश्वर को जगाना नहीं, ईश्वर के प्रति सजग रहना हो जाएगा कि ईश्वर के प्रति कौन कौन सजग है कि ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, ईश्वर को क्या जगाएंगे आप लोग? ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लो यहाँ से, अब चलिए हम आगे नीचे चलते हैं। ठीक है, उसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब देखो सही विकल्प का चयन करना है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। इस प्रयुक्त पंक्तियों में पारद के पर किसे कहा गया है? तो 24 का ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, पक्षियों के विशाल पंखों को। ठीक है, अब आगे देखो जलद मतलब पानी से संबंध है। जलद यान पर कौन कीड़ा कर रहा है? तो जलद यान पर 25 का डी हो जाएगा इंद्र। ठीक है, आगे देखो संपूर्ण पर्वतों पर बादल के छा जाने पर निर्झर किस रूप में उपस्थित है? तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपनी आवाज़ के रूप में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके किताब से हैं, देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे देखो कहाँ तक मैंने किया था, 26 तक शायद कंप्लीट किया अपनी आवाज़ के रूप में, ये ए ऑप्शन सही है। आगे देखो 27 का क्वेश्चन कि उड़ता हुआ धुआं क्या है? उड़ता हुआ धुआं क्या है? तो 27 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलो डी देख लेते क्या है कि गहरे काले बादलों की धुंध। मनुष्यता में कवि ने भाग्यहीन किसे कहा है? तो किसे कहा है बच्चों? 28 का ऑप्शन नंबर आप लोग का ए सही हो जाएगा, जो धैर्यहीन है। आगे देखो वो तारता हुआ तरे का क्या आशय है? तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तारता हुए तरे। उन्होंने कहा है हमें दूसरों की उन्नति में सहायक होते हुए अपनी उन्नति करनी चाहिए, मतलब दूसरों की उन्नति को में भी अपना भागीदारी निभाना चाहिए। आगे देखो वीरकर ने दूसरों के लिए क्या दे दिया? तो क्या दे दिया था उन्होंने? 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उन्होंने कवच और कुंडल दे दिया था, है ना। और आपको पता होगा कि अगर कर्ण अपने कवच कुंडल को दान नहीं करते तो उनकी मृत्यु अटल थी, मतलब कि मृत्यु अटल नहीं थी, मतलब उनका अमर होना अटल था, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। मैंने उल्टा बोला कि उनकी मृत्यु मतलब नहीं हो सकती थी। ठीक है, उनका जीवित रहना अटल था, सो कह सकते हैं हम। फिर विश्व में कैसे लोगों की कीर्ति फैलती है? कैसे कि लोगों की कीर्ति फैलती है? 31 का हो जाएगा डी, जो उदारमना है। ठीक है, जिनमें उदारतापन है, तो उदारता पर ही यहाँ पे कहा गया। आगे देखो फिर से उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर आपको 32 से 36 तक का आंसर देना है। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा ज्योमेट्री आप लोगों को पता होगा, गणित का टॉपिक है, मैथमेटिक्स का है, क्योंकि जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब जाके बादशाहों के नाम याद रखना नहीं, 8 केनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी में हुआ? क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? तो ये पढ़ने लिखने से जो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, इस पर उन्होंने कुछ कहा है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग सीधे आंसर पर चलते हैं। ठीक है, फिर भी अच्छा दिया है, पढ़ सकते हैं आप लोग। प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? 32 का ए हो जाएगा, बड़े भाई साहब। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश के द्वारा बड़े भाई ने लेखक को क्या बात बताने की कोशिश की, तो आप लोग देख के समझ गए होंगे। ऊपरी कक्षा की पढ़ाई बहुत कठिन है, उन्होंने कहा है। ठीक है, आगे देखो, क्योंकि जियोमेट्री, अलजेब्रा वो सभी ऊपरी कक्षाओं में ही आते हैं। ठीक है, याद रखिए। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चाहुरुम,
पंचुम लगाते गए। वाह के द्वारा बड़े भाई साहब ने किस पर चोट किया है? किस पर चोट किया है? 34 का सी हो जाएगा चार्ल्स एवं जेम्स पर। नाम जोड़ जोड़ के बढ़ाते गए, है ना। 35 देखो, प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश से लेखक की किस मनस्थिति का पता चलता है? 35 का ए हो जाएगा खींच गए हैं वो पढ़ाई को देखकर। दांतों पसीना आना का मतलब क्या हो जाता है? 36 का ए हो जाएगा दांतों पसीना आ जाने का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, यहाँ के मतलब से। अब देखो यहाँ से आगे को क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ 37 से। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। 26 जनवरी 1931 के दिन का इतिहास में क्या महत्व है? क्या महत्व है? तो हो जाएगा इस दिन को भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, 1931 की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, संविधान कब लागू हुआ? आप लोगों को कमेंट करना। मैं ये पूछना चाह रहा था कि सभी को कमेंट करना है कि हमारे देश का संविधान लागू कब हुआ है। सभी को कमेंट करना है। ठीक है, ये आप लोग का इतिहास का भी क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए यहीं पे दे दिया है तो ये भी। और एक चीज़ और आप लोग को मतलब कि करना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, ये भी आपको भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो ये आपको कमेंट करना है। ये दो चीज़ मैं कमेंट करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, एसएसटी का क्वेश्चन है। सुभाष बाबू के जुलूस को कहाँ पर रोका गया? तो क्या हो जाएगा 38 का डी, चौरंगी पर रोका गया था, याद रखिएगा। 39 देखिए, डायरी का एक पन्ना पाठ में जुलूस किसने निकाला? तो 39 का बी हो जाएगा गुजराती सेविका संघ ने। और लास्ट क्वेश्चन 40 में देखते हैं, डायरी का एक पन्ना किस नगर के कलंक धुलने के बाद की गई है? ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता। तो देखो यार, आप लोग के 40 क्वेश्चन जितने थे बच्चे मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। इसी तरह से बहुत ही मन लगा के मैं आप लोग का सेट 4 या 5 तक सभी का कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, हमको खुद पता है धीरे धीरे आप लोग को सब जल्दी जल्दी अपलोड करने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को सिर्फ शेयर कर दिया कीजिए, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही मेहनत से मैंने बताता हूँ। आप देखे होंगे मेरे जैसा सॉल्यूशन कोई नहीं देता है। वीडियो को शेयर कर दीजिए चारों तरफ और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको मिल जाएगा पीडीएफ, मैं बता दूं टेलीग्राम ग्रुप में ही। थोड़ा वेट कर लेना, 2-3 दिन आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।